गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में क्लास 11th में हम लोगों ने ग्रामेटिकल पोर्शन कवर किया और ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करने के पीछे एक जो मेरा मेन एम और ऑब्जेक्टिव ये भी था कि इंग्लिश सिलेबस में क्लास 11th की टेक्स्ट बुक्स चेंज हुई हैं, उसको चेंज किया गया और वो क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि जो पोर्शन चेंज नहीं है पहले उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने कवर किया जाए। अब ये क्लियर हो गया है कि क्लास 11th में टेक्स्ट बुक कौन सी चलेगी, क्वेश्चन फॉर्मेट क्या होगा और सिलेबस क्या होगा। और इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैं डिटेल में इंग्लिश सिलेबस क्लास 11th में पूरा मैंने इसको आपके सामने कवर कर चुका हूँ। अब हम आपके सामने आपकी जो मेन टेक्स्ट बुक है प्रोज की, जिसका नाम है हॉर्नबिल, मैं यहाँ लिख चुका हूँ इंग्लिश में हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक है, जिसमें प्रोज सेक्शन हमको कवर करना है। और इस प्रोज सेक्शन में हम लोग पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कवर करेंगे। तो आप ये जान लीजिए कि व्हाट इज प्रोज एंड व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग प्रोज एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू आफ्टर रीडिंग ऑफ प्रोज। यानी प्रोज क्या है, ये क्यों पढ़ाया जाता है, इसको पढ़ाए जाने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, और आप प्रोज पढ़ने के बाद आपसे क्या उम्मीद की जाती है। ये जब सामने रहेगा तो आपको उस उद्देश्य को हासिल करना आसान होता है। तो प्रोज के पढ़ाए जाने का सबसे पहला मकसद ये है कि आपको अंग्रेजी भाषा समझना, लिखना और पढ़ना आ जाए। और दूसरा है जो वर्ड आपका वोकैब पावर है, आपका शब्द भंडार है, उसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको यूज़ करना आ जाए, किस टेंस का कहाँ यूज़ करना है ये आपके सामने आ जाए और आपका कॉम्प्रिहेंसिव पावर बढ़े। ये सेंस होता है प्रोज का। जनरली स्टूडेंट्स का और टीचर्स का या हम सभी लोगों का एक ट्रेंड बन गया है और हम लोग चाहते भी हैं ऐसा। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एक एक लाइन बाय लाइन टीचर पढ़ाए और सबका एक एक वर्ड का हिंदी बता दे और हम उसको सुन लें, हम समझ लें, हमारा काम हो गया। दिस इज़ नॉट द रियल गोल, ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ प्रोज। प्रोज का जो मीनिंग मैंने बताया है, सेंस बताया है, ऑब्जेक्टिव बताया, उसको सामने रखना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि रियल ऑब्जेक्टिव एम जो है प्रोज का उसी हिसाब से आपको प्रस्तुत किया जाए। प्रोज में जो डिफरेंट पैसेजेस होते हैं, सबसे पहले टीचर उसको एक पैराग्राफ को पढ़ करके जो करेक्ट वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स है और सेंटेंसेस हैं उसको उसी रोल मॉडल के फॉर्म में उसको पढ़ता है, स्टूडेंट्स के सामने रखता है और फिर 4-5 स्टूडेंट से पढ़वा करके प्रोनाउंसिएशन को सही करवाता है। उस तरह से बाकी बच्चे सुनते हैं और सुन करके उसको सही करते हैं। तो किसी भाषा को जो समझने का जो तरीका है वो सुनकर, बोलकर, लिखकर या देखकर ही होता है। दीज आर द 4 सेंस ऑर्गन्स बाय विच वी अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज। यही हमारी 4 जो है 5 जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं, इसके माध्यम से हम भाषा को समझते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रोज। लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। यहाँ पर वर्ड पोर्ट्रेट आया है, पोर्ट्रेट का मैंने यहाँ नहीं लिखा, वर्ड पिक्चर, और वर्ड पिक्चर का हिंदी मीनिंग होता है शब्द चित्रण। ऑफ अ लेडी मीन्स एक महिला का, एक औरत का शाब्दिक चित्रण, शब्दों का प्रयोग करके, शब्दों के विभिन्न रूप का प्रयोग करके किसी महिला का चरित्र चित्रण। इस तरह से आप देख रहे हैं किसी चैप्टर का जो टाइटल होता है, जो लेसन का नेम होता है, उसी से पता चल जाता है कि इस चैप्टर में किसके बारे में कहा जाना है। इस पूरे होल चैप्टर में एक महिला का शाब्दिक चित्रण किया गया है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन डिस्क्राइब करने के लिए किसी फिगर का और किसी जो है लाइंस का, बाकी सब का, किसी शेप का नहीं यूज़ किया गया है, बल्कि वर्ड पिक्चर का, वर्ड गैलरी का यूज़ किया गया है। अब इसमें एक बात आपको मैं और बता दूं कि इसमें जो होल चैप्टर है, इसमें लैंग्वेज या ग्रामेटिकल पोर्शन पे आप जाएंगे तो इसमें रिमोट पास्ट यानी बहुत पहले की जो बात है, बहुत ज़्यादा समय बीत गया है, उसको याद करके सामने अभी प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ऐसे रिमोट पास्ट को जब प्रेजेंट टाइम में किसी के सामने प्रेजेंट किया जाता है तो उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ एज ए रिमोट पास्ट के फॉर्म में कैसे किया जाता है इसके बारे में समझाया गया है। इसको आपको सामने रखना है। इन द सेम वे जो पास्ट मेमोरी है उसको याद करके सामने रखने के लिए इसमें वुड का यूज़ किया गया होगा या यूज टू का यूज़ किया गया है। आइए हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं। यहाँ आप देखिए चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नेम है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह से सभी लोग जो है वेल फैमिलियर हैं। ये एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट भी थे और ये बहुत ज़्यादा लंबी उम्र जिए भी। तो हम सबसे पहले मैं आपको ऑथर के बारे में थोड़ा बता दूं। खुशवंत सिंह हिमसेल्फ इज़ द नरेटर। इस कहानी का जो वर्णन करता है, प्रस्तुत करता है, वो खुद राइटर है।
itself है, खुशवंत सिंह ही वर्णन कर रहे हैं। एंड ही वॉज बॉर्न इन हार्डली पंजाब ऑन 2 फरवरी 1915। 2 फरवरी सन 1915 ईस्वी में इनका जन्म पंजाब में हदली नामक जगह पर हुआ था। His parents left him with his grandmother when they went to live in the city। गांव छोड़कर जब शहर में रहना हुआ तो उसके माता पिता ने बच्चे को गांव में ही छोड़ करके वो लोग चले गए थे। He was a renowned author, वह एक बहुत ही जाना माना मशहूर प्रसिद्ध एक जो है लेखक थे, ऑथर थे। He was a great journalist, पत्रकार थे, पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ थे, एंड लॉयर और वकील भी थे। He began his writings in 1956 when he wrote the novel Train to Pakistan। He left this world for heaven on 20th March 2014। और इन्होंने जो है अपनी राइटिंग जो लिखना शुरू किया, लेख लिखना शुरू किया सन 1956 से लिखना शुरू किया, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए रेलगाड़ी ये जो है उन्होंने नावल लिखा है, और वो दुनिया से 20 मार्च सन 1914 को यहाँ से प्रस्थान कर गए। अब इस चैप्टर में क्या है देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ। इन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्स अ ग्राफिक पेन पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। यानी इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ के बारे में, अपनी दादी के बारे में शब्दों के माध्यम से वर्णन किया गया है। वो कैसी थी, उनका नेचर कैसा था, उनका बिहेवियर कैसा था, उनकी सोशल एक्टिविटीज़ कैसी थी, उनका डेली रूटीन क्या था, और उनका सोसाइटी में लोगों के प्रति क्या मतलब कि एटीट्यूड था, इन सब का उन्होंने वर्णन किया है। ओके। He and his grandmother lived in their village home when he was a small child। जब छोटा बच्चा था वो और उसकी दादी माँ दोनों गांव में रहती थी। She was a religious lady, वह एक धार्मिक महिला थी, यानी उसकी दादी माँ एक धार्मिक महिला थी। She always would move her lips in a silent prayer। हमेशा उसको, उनके चेहरे को देख करके हमेशा लगता था कुछ मुंह से बुदबुदा रही हैं, खामोशी से कुछ पढ़ रही हैं, बोल रही हैं, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आती थी। She died with prayer on her lips and rosary in her hand। और जब उनकी मृत्यु हुई उस समय भी उनके होठ से कुछ बुदबुदाने की आवाज़ आ रही थी कि ऐसा लगा वो प्रार्थना कर रही हूँ। और उनके हाथ में क्या था, उनके हाथ में तस्बीह थी। जैसे हम लोग आज भी देखते हैं कि मुस्लिम लेडीज़ हैं या घरों में एक तस्बीह होती है जिसमें दाने होते हैं जिसमें कि पढ़ा जाता है, और कंठ जिसको कहते हैं, और हिंदू धर्म में भी लोग जो है रखते हैं, कंठमाला रखते हैं, उसके ऊपर जो है जाप करते हैं, इस तरह से उसको रोजरी कहते हैं। यहाँ पर यूज़ किया गया रोजरी, ROSARY। यहाँ पर वर्ड यूज कैसे याद रखिएगा, रोजरी इसको तस्बीह कहते हैं, तस्बीह भी कहते हैं, और या माला कह सकते हैं। माला इसमें गांठ नुमा होता है, इसमें एक थ्रेड में पिरोई रहती है। अब आइए हम लोग इस चैप्टर के बारे में पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहले मैं फर्स्ट पैराग्राफ देख रहा हूँ, देखिए ध्यान से फर्स्ट पैराग्राफ में। ओके, लेट अस स्टार्ट। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for the 20 years that I had known her। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece. In the drawing room, he wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। अब हम देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया है। इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ द ऑथर इंट्रोड्यूसेस अबाउट हिज ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, हाउ ओल्ड दे आर, हाउ डू दे लुक, एंड हाउ इज देयर पर्सनैलिटी,
इन दिस वे एंड हाउ डू दे लुक, इसके बारे में बताएं। यानी पहले पैराग्राफ में राइटर ने अपने दादा और दादी के बारे में परिचय कराया है। इन दिस वे द फर्स्ट पैराग्राफ इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर ऑफ द ऑथर। यानी ये पहला जो पैराग्राफ है इसमें लेखक अपने दादा और दादी के बारे में हमसे परिचय करा रहा है। पहले अपने दादी के बारे में बता रहा है कि वह एक बूढ़ी महिला हैं, वो बहुत ही बूढ़ी हैं और 20 सालों से वो बूढ़ी मैं उनको देख रहा हूँ और उनके फेस कैसे हैं, रिंकल्ड। यहाँ पर एक वर्ड आया है रिंकल्ड, WRINKLD, इसको पढ़ेंगे रिंकल्ड। इसमें जो W लेटर है वो क्या है, साइलेंट है, W को पढ़ा नहीं जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं राइटर या रिस्ट, तो इस तरह से जिस तरह से राइटर में रिस्ट में W क्या है, साइलेंट है, इन द सेम वे रिंकल्ड में भी W क्या है, ये साइलेंट वर्ड है। ये W इज नॉट स्पोकन, इसमें W को पढ़ा नहीं जाता है, साइलेंट है, नॉट प्रोनाउंस्ड। रिंकल्ड, राइटर, रिस्ट, इन सब में W क्या है, साइलेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिंकल्ड? मींस होता है फोल्डेड स्किन, इसका मीनिंग होता है फोल्डेड स्किन। कहते हैं ना झुर्रियाँ पड़ जाना। जब आदमी बहुत ज़्यादा बूढ़ा होता है तो उसकी जो चमड़ी होती है गोश्त को छोड़ देती है, फ्लैश से अलग हो जाती है, वो फोल्ड हो जाती है। तो इस तरह से जगह जगह जब फोल्डेड स्किन हो जाती है, लाइनिंग पड़ जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रिंकल्ड। इन दिस में करा दादी जो मेरी थी उनकी पूरे जिस्म में, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ गई थी, फोल्डेड स्किन हो गई थी, इस तरह से वो थी। और फिर आगे कह रहा है यहाँ पर देखिए, पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग। लोगों का कहना था कि एक वक्त था कि वो जवान थी, बहुत खूबसूरत थी और उनके एक पति भी थे। लेकिन मैं जब इसको सुनता था तो मुझे इसके बारे में कल्पना करना और भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता था। और मैंने अपने दादाजी की, अब दादा के बारे में बता रहा है, जो फोटो थी जहाँ अंगीठी, आप जो पुराने घर आप देखेंगे तो वहाँ पर घर में एक अंगीठी, फायर मतलब कि आग, कमरे को गरमाने के लिए, लोगों को हीट देने के लिए एक अंगीठी नुमा रखा रहता था। बोला अंगीठी थी, अंगीठी के ऊपर एक जगह जो है उनकी फोटो बड़ी सी लटकी हुई थी दादा की। और दादा कैसे हैं उनके बारे में बता रहा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी पगड़ी पहनी थी, टर्बान आया वर्ड, पगड़ी पहनी थी, ढीले ढाले कपड़े थे उनके, और उनकी सफ़ेद बड़ी दाढ़ी थी। दाढ़ी इतनी बड़ी थी कि उनका जो वक्षस्थल था, सीना जो था, वो दाढ़ी से ज़्यादा पोर्शन उनका ढका हुआ था। और वो ऐसे लगते थे जैसे कि वो 100 साल के हों। और वो ऐसे नहीं लगते थे, देखने में ऐसे नहीं लगते थे कि उनकी पत्नी होगी या उनके बच्चे होंगे, इतने उम्र के थे। हाँ, ये लगता था देखने से कि उनके खूब ढेर ढेर सारे पोते और पोतियाँ होंगी, ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे। ये तो यानी बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं। एक्सट्रीमली ओल्ड के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि जब एक्सट्रीमली ओल्ड होता तभी आदमी कहता है इनके पोते पोतियाँ, ग्रैंड या नाती और नतिनी होंगी। और जहाँ तक मेरी दादी माँ का ख्याल है, जब मैं, लोग मुझसे कहते थे कि नौजवान थी, खूबसूरत थी, तो ये सुन कर के मैं अंदर से, माई हार्ट, मेरा हृदय इसको गवारा नहीं करता था कि नहीं, वो जवान या खूबसूरत नहीं रही होगी, बल्कि यही बूढ़ी जिस फॉर्म में मैं देख रहा हूँ, ग्रैंड मदर के फॉर्म में देख रहा हूँ, इसी फॉर्म में वो पहले से भी रही होगी। और वो अक्सर बताया करती थी कि हम लोग जो है जब बचपने में कौन से खेल खेला करते थे। और ये सुन करके हमको क्या लगता था, बहुत ही भद्दा लगता था, बेढंगा लगता था, और ये लगता था कि हमारे लिए सही नहीं है। और साथ साथ में वो जो धर्म गुरु, यहाँ पर वर्ड है प्रॉफिट्स, अगला वर्ड है प्रॉफिट्स, PROPHETS, प्रॉफिट्स। इसका मीनिंग होता है धर्म गुरु। धर्म, यहाँ पर धर्म गुरु के सेंस में यूज किया गया है। जो धर्म गुरु होते थे महान, उनको हम लोग प्रॉफिट्स कहते हैं। जो लोगों को सीधी राह दिखाएं, सीधी रास्ते पर चलाएं, मानवता को एक कड़ी में लेके चलें, जोड़ने की बात करें, उनको हम लोग प्रॉफिट्स कहते थे। तो उनके बारे में सुनाती थी, हमको बड़ा अजीब लगता था और बहुत ही एक ऑड टाइप से लगता था। इन दिस वे वी हैव सीन दैट इन द फर्स्ट पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में देखा, द राइटर हैज इंट्रोड्यूस्ड हिज ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर।
How was the look of the grandmother and how was the look of grandfather? How old was grandfather and how old was grandmother? And how she was in his young age and how the grandfather was in his young age. And what is the imagination of the author about his grandfather and grandmother? इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किस तरह से जो है उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ये इसमें बताया जा रहा है। इन दिस वे वी हैव कवर्ड द फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड पैराग्राफ। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं, देखिए अब आपको करना क्या है, एक पैराग्राफ तो मैंने पढ़ा दिया। अब इस पैराग्राफ को सुनने के बाद आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक से उस पैराग्राफ को लिख लेंगे और लिखने के बाद उसमें से नोट्स बनाएंगे। नोट्स में आप सबसे पहले उस पैराग्राफ की हेडिंग लिखेंगे, क्या हेडिंग हो सकती है। तो इस पैराग्राफ की, पहले पैराग्राफ की हेडिंग क्या हुई? इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर्स ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। ये आपका हेडिंग हो गई पहले पैराग्राफ की। अब इस हेडिंग में फिर सब हेडिंग बनाएंगे 1 2 3 करके पॉइंट डाल करके। अब सब हेडिंग में क्या, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के बारे में पहले, हिज एज, हर एज, हर फेस, मीन्स हर यूथ, ये सेंस हो गया। इन द सेम वे ऑफ ग्रैंडफादर के बारे में बनाएंगे, एज, पर्सनालिटी, हाउ ही लुक्स एंड यू कैन से चाइल्ड एज। इस तरह से ये इसकी सब हेडिंग बनेगी। इस तरह से हर पैराग्राफ जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको यही करना है, हर पैराग्राफ की एक हेडिंग बनाएंगे और फिर सब हेडिंग बनाएंगे। अगर ये बनाते चले जाएंगे तो नोट मेकिंग आगे आसान हो जाएगा, जो मैं इसके बाद में वीडियो लेक्चर में जाऊँगा। आइए अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in unaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. Now see in the second paragraph. अब second paragraph में क्या बताया गया? The second paragraph is totally about the grandmother. So the heading of the second paragraph will be means physical appearance and social activities of grandmother। ये आपकी हेडिंग हो जाएगी फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ग्रैंडमदर और पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंडमदर और वर्ड पिक्चर ऑफ ग्रैंडमदर या फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ग्रैंडमदर, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। अब सब हेडिंग में 1 बाय 1 आप फेस की और बॉडी की और उसके बाद फिजिक्स की और उसके मूवमेंट की, ये सब आप सब हेडिंग डाल सकते हैं। अब इसमें क्या क्या कहा गया ये देखते हैं। बोला कि वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी, वो थोड़ा नाटी कद की थी, थोड़ी मोटी थी और उनका जो है बदन थोड़ा सा बेंट था, यानी झुका हुआ था। अब चेहरे की बात कर रहा है, चेहरा पहले में बताया झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, मुरझाया हुआ था और निशान, झुर्रियों के निशान चारों तरफ लगे थे और कहाँ से आ रही हैं कहाँ जा रही हैं ये दिखाई नहीं देता था। मतलब चारों तरफ ऑल ओवर द फेस देयर वर रिंकल्स, पूरे चेहरे पर चारों तरफ झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ दिखाई पड़ रही थी। मीन्स हर होल फेस वाज टोटली रिंकल्ड, यहाँ बताया गया है। अब उसके बाद बताया गया है इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि वो सीधे जो है आदमी ये सोच नहीं सकता है कि और बूढ़ी होंगी, और हमेशा ये लगता था 20 साल से एक जैसी ही बूढ़ी दिखाई दे रही हैं, और वह ये उम्मीद नहीं लगाया जा सकता कि कभी वो बहुत सुंदर भी रही होगी, खूबसूरत भी रही होगी। सुंदर, प्रेटी में ब्यूटीफुल दोनों में फ़र्क है, ये आपको समझना है। अब वो जो है जब चलती थी उछल के चलती थी, इस तरह से ऊंचा पुछक के चलना, जैसे अनबैलेंस वे में चलती थी
और जब वो चलती थी तो अपने एक हाथ को अपने कमर पर रख लेती थी अपना बैलेंस को बनाने के लिए, और एक हाथ में उनके कारण माला रहती थी, बीड रहती थी, पढ़ने वाली तस्वीर रहती थी, और उस पर वो अपने प्रेयर करती चलती थी। उनका चेहरा सूखकर पीला हो गया था, धस गया था अंदर की ओर, उनके होठ हमेशा चलते रहते थे, लेकिन वो आवाज़ क्या कहती थी हमें कुछ समझ में नहीं आता था। हाँ, वो सुंदर थी और ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा पहाड़ हो और उसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें फैली हुई हों, और ऐसा लगता था कि एकदम दूर तक सफ़ेद सुगम्य और बेहतरीन क्या है नज़ारा दिखाई दे रहा हो, जहाँ पर कि शांति ही हो और संतुष्टि। शी वॉज टोटली इन पीस एंड सेटिस्फाइड। ये इस दूसरे पैराग्राफ में बताया गया। इन दिस वे इन द सेकेंड पैराग्राफ इसकी हेडिंग क्या हो जाएगी? फिजिकल अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ मैन। क्लियर? इन दिस वे वी हैव कवर्ड 2 पैराग्राफ्स। अब आपको करना क्या है, ये आपको समझ लीजिए होमवर्क में क्या करना है। ये जो 2 पैराग्राफ है इसकी मैं वीडियो क्लिप भी दे दूंगा, तो दोनों पैराग्राफ को इंग्लिश में और हिंदी में आपको सामने लिखा हुआ होगा। आपको करना ये दोनों पैराग्राफ की हेडिंग लिखना है, सब हेडिंग 3 लिखना है, और लिखने के बाद उसके बाद में आपको इंग्लिश का हिंदी बनाना है, ये करना है। और इसमें से कुछ क्वेश्चंस बना करके उसका हर पैराग्राफ में से कम आपको 5 क्वेश्चन बनाना, उसका आंसर लिखना है। दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी के आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे।